दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में इंतखाबात का मेला आज यानी 19 अप्रैल से शुरू हो चुका है। पहले मरहले में मुल्क की 21 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों की 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होने जा रही है और हो रही है। और इसी दौरान मुल्क के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने तमाम लोगों से वोटिंग में जोश खरोश से हिस्सा लेने की अपील की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात की तैयारी 2 साल पहले शुरू हो गई थी। इन्होंने कहा कि बॉर्डर लिस्ट की तैयारी से लेकर पोलिंग स्टेशन की तैयारी और उनके रास्ते तलाश करने, फोर्सेस की तैनाती, हसास बूथ्स का पता लगाने और बूथ्स पर सहूलियात को पैदा करने से मुताल्लिक तैयारियां और पहले से ही मुकम्मल कर ली गई थी। और इन्होंने वोटर से अपील करते हुए कहा कि अब सब कुछ तैयार है, वक्त आ गया है, वोटर्स बड़ी तादाद में हर पोलिंग स्टेशन पर आएँ और वोट डालें। इन्होंने कहा कि खवातीन और नौजवानों समेत तमाम वोटर्स का इंतखाबात में हिस्सा लेना बेहद ज़रूरी है। लगभग 16.5 करोड़ वोटर्स विभिन्न राज्यों में लगभग 1.86 लाख मतदान केंद्रों पर मतदान करेंगे। इस मौके पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। चुनाव भारत के लोकतंत्र की गौरवशाली अभिव्यक्ति है। मतदान करने जैसा कुछ भी नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग और इसके लाखों अधिकारियों ने आपके मतदान अनुभव को शांतिपूर्ण, सहज और सुखद बनाने के लिए पिछले 2 वर्षों में बहुत कड़ी मेहनत की है। प्रत्येक मतदान केंद्र को ग्राउंड फ्लोर पर बनाया है। मतदान केंद्रों पर पीने के लिए पानी, शौचालय, शेड, रैंप, व्हीलचेयर, हेल्प डेस्क और वॉलंटियर्स प्रोवाइड किए हैं। हमने आपके निवास पर मतदाता सूचना पर्चियां भी पहुंचाई हैं। कृपया वोट करने जरूर आएं। ये हमारा अनुरोध है, अपील है, आपसे विनती है। और आप पाएंगे कि हमारे चुनाव अधिकारी विनम्रतापूर्वक और बहुत शालीनता के साथ आपका इंतजार कर रहे होंगे। और वो वोटर्स जिनकी आयु 85 वर्ष या उससे अधिक है या जो पीडब्ल्यूडी मतदाता हैं, वो अपने घर से ही मतदान करने का विकल्प चुन सकते हैं। वो चाहें तो घर से ही वोट। मुल्क में जमहूरियत का त्यौहार चल रहा है और आज पहले मरहले की वोटिंग का अमल भी जारी है। इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए, तमाम अपडेट्स को जानने के लिए हम रुख करेंगे हमारे साथी मोनिस अनवर की जानिब। बहुत शुक्रिया अनवर। तो दोस्तों, जैसे अभी अनवरुल्लाह गौरी हमारे जो साथी हैं उन्होंने बताया कि अभी पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं, कि कई बड़े लीडरान जो हैं उन्होंने वोट की अपील की है। और न सिर्फ वोट की अपील कही है बल्कि वो लोगों से कह रहे हैं कि भाई आप घर से निकलें, वोट का अपने इस्तेमाल करें। इलेक्शन कमिश्नर की भी अभी बाइट सुनी, उन्होंने भी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि भाई आप अपने वोट का इस्तेमाल करें। इसी कड़ी में मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी से हमारे नुमाइंदे नदीम ने बात की है और उन्होंने भी वोट की अपील की है। और क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। मुंसिफ टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ नदीम। इस वक्त हमारे बेहद खास मेहमान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब मौजूद हैं। जानना चाहेंगे 2024 का इलेक्शन है, क्या रुख होना चाहिए मुस्लिम सियासी लीडरों का, मजहबी लीडरों का, और आम मुसलमान वोट किस तरीके से करें? ये बहुत अहम सवाल है। एक जमहूरी निज़ाम ज़िंदगी में इलेक्शन की और वोट की बड़ी अहमियत होती है जी। उसमें सिर्फ हुकूमत नहीं बदलती है बल्कि कौम की किस्मत के फ़ैसले भी बदलते हैं जी। तो इसलिए वोटिंग बहुत ही सोच समझ कर और तमाम पहलुओं को देख कर करनी चाहिए। मेरी निगाह में इस इलेक्शन की अहमियत ये है कि कुछ ऐसी ताकतें अब इक़्तिदार तक पहुंच चुकी हैं जो किसी एक तबके की मुखालिफ नहीं है बल्कि मुल्क के आईन और संविधान के मुखालिफ है। और इस मुल्क का जो सेकुलर ढांचा है और उसी को सामने रख कर यहाँ का दस्तूर बनाया गया है, वो चाहती है कि उसको ख़त्म कर दें जो इस मुल्क की असल शनाख्त है। तो इसलिए इस इलेक्शन की बहुत ज़्यादा अहमियत है और न सिर्फ मुसलमानों के लिए इसकी बड़ी अहमियत है बल्कि मैं समझता हूँ
कि इस मुल्क में जो दलित तबक़ात हैं, जो दूसरी अक़लियतें हैं और जो इंसाफ पसंद गैर मुस्लिम भाई हैं और जो हमारे कम्युनिस्ट हजरात हैं, इन सब के लिए सिलेक्शन की बड़ी अहमियत है। इसलिए हर शहरी को और बिलखुसूस मैं मुसलमानों से दरख्वास्त करूँगा उनको ज़रूर वोटिंग में हिस्सा लेना चाहिए। जिस दिन वोटिंग होती है उमूमन तमाम तबकात के लोग जी। एक छुट्टी की तरह इसको मनाते हैं, वोट देने कम लोग निकलते हैं। जी। उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? ये तो बहुत ही गलत है। जी ये छुट्टी का दिन नहीं है, ये एहतसाब का दिन है। जी अपना एहतसाब और अपने हुक्मरानों का एहतसाब। जी इसलिए इसमें पूरी क़ुव्वत के साथ ज़रूर वोट में शरीक होना चाहिए। हर आदमी को वोट देना चाहिए। जी ये एक कौमी फरीज़ा भी है और आज के हालात में ये एक मजहबी फरीज़ा भी है। ज़ाहिर है कि इलेक्शन अपनी राय के इजहार का मौका है जी और अल्लाह ताला ने इंसान में अक़ल का और राय का फ़र्क रखा है। तो मुख्तलिफ़ लोग अगर अलग अलग पार्टियों या उम्मीदवारों के हक़ में निशानदेही करते हो तो ये कोई बुरी बात नहीं है। जहाँ तक मेरी बात है तो आपको मालूम है कि मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का खादिम हूँ और हमारे दस्तूर के लिहाज से बोर्ड का जो आला अहदेदार हो वो किसी ख़ास सियासी पार्टी की तायीद में कुछ नहीं कह सकता। तो इसलिए मैं मुतय्यन तौर पर किसी पार्टी के बारे में नहीं कहूँगा। अलबत्ता ये ज़रूर कहता हूँ कि ऐसी तंजीमें जो नफ़रत की बुनियाद पर वोट हासिल करना चाहती हैं और जो इस मुल्क के आइन और संविधान को मजरूह करना चाहती हैं, उनको आपको कोशिश करनी चाहिए कि वोट देने से बचें और उनके मुकाबले में जो पार्टी जहां कामयाबी हासिल कर सकती हो उनको आप अपना वोट दें और उनको जिताने की कोशिश करें। पूरे देश के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे वोट को लेकर, वोट की अहमियत को लेकर? बस हमारी अपील यही है कि वोट जमहूरी मुल्क में एक हथियार है, एक ऐसा हथियार जिससे आप अपनी हिफाजत कर सकते हैं, एक ऐसा हथियार जिसके ज़रिए आप जालिम को जुल्म से रोक सकते हैं, एक ऐसा हथियार जिसकी क़ुव्वत से आप तरक्की कर सकते हैं हर मैदान में। तो ज़रूर हर आदमी को वोट का डालना चाहिए, हक़ राय दही का इस्तेमाल करना चाहिए, खूब सोच समझ कर मुल्क के देश के फ़ायदे और नुकसान को समझ कर फ़ैसला करना चाहिए और घर के हर फ़र्द को जो वोट देने का हक़दार है उसको ज़रूर बूथ तक पहुंचाना चाहिए। और समाज के जो बूढ़े लोग हैं, ज़ईफ़ लोग हैं, तो मैं समाज के नौजवानों से दरख्वास्त करता हूँ वो उनकी मदद करें, वो उनको ले जाकर इलेक्शन बूथ तक पहुँचाएँ, उनको वोट दिलवाएँ और इससे इंशाअल्लाह हमारे देश का भला होगा और हम सबको इससे फ़ायदा पहुँचेगा। तो मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी को आपने सुना कि वो वोट की अपील कर रहे थे और उन्होंने काफ़ी कुछ कहा कि वाकई जो वोट है वो उसका सही इस्तेमाल किस तरह से लोग कर सकते हैं, ये तरीका उन्होंने बताया। कुछ और खबरों की तरफ रुख करेंगे और सीधे चलेंगे मेरे साथी अनवरुल्लाह गौरी की तरफ। बहुत शुक्रिया मोनीस। तो नाज़रीन चलते हैं न्यूज़ की तरफ और देखेंगे तमाम अहम बड़ी खबरें। इस वक्त समाजवादी पार्टी के सदर और उत्तर प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ने तमाम वोटर्स से अपने वोट का इस्तेमाल करने की अपील की। इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि आज मुल्क की 21 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में 102 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इन्होंने आवाम से अपील की है कि अपने घरों से बाहर निकलें और अपने हक़ राय दही का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इन्होंने कहा कि ये आम इलेक्शन नहीं बल्कि आइन और जमहूरियत को बचाने का इलेक्शन है।
बीएसपी सरबराह मायावती ने कहा है कि मुल्क में आज होने वाले 18वीं लोकसभा आम इंतखाबात में वोटिंग के पहले मरहले में वोट फिर से रिफ्रेशमेंट के आज़म के साथ पूरे जोश जज्बे के साथ हिस्सा लेने की अपील की है। इन्होंने कहा कि लोगों को अपने वोट का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि मुल्क में एक अच्छी हुकूमत बन सके जो रोज़गार, तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त नफ्स फ्राहम करे। मायावती ने कहा कि ये इलेक्शन मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए बहुत ही अहम है, इसलिए सबको इसमें वोट के ज़रिए अपना हिस्सा अदा करना चाहिए। और आसाम से कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट और जोरहाट लोकसभा सीट के उम्मीदवार गौरव गोगोई ने लोगों से वोट देने की अपील की। इन्होंने कहा कि आज एक अहम दिन है और मैं सबसे अपील करता हूं कि वो अपने घरों से निकलें और मुल्क की जमहूरियत व सकाफत को बचाने के लिए अपना वोट कास्ट करें। इन्होंने कहा कि ये इलेक्शन मुल्क और नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम है। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि आज जमहूरियत का जश्न है। मैं सबसे अपील करता हूं कि वोट दें और अच्छी हुकूमत को मुंतखब करें। इन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी की क़ियादत में मुल्क ने गुज़िश्ता 10 सालों में तरक्की की बुलंदियों को छू लिया है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की इज्जत बढ़ी। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने मजीद कहा कि करप्शन पर पाबंदी लगा दी गई है। वज़ीर आज़म मोदी एक मजबूत हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, इसलिए हमें भी इसमें अपना रोल अदा करने की ज़रूरत है। इन्होंने खासतौर पर नौजवानों और ख़वातीन से अपने वोट का ज़रूर इस्तेमाल करने की अपील की है। नमस्कार। उत्तराखंड के सभी सम्मानित नागरिक गणों से अनुरोध है कि 19 अप्रैल को उत्तराखंड का मतदान पहले चरण में हो रहा है। आप सभी इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, अपना योगदान सुनिश्चित करें। ये लोकतंत्र का महायज्ञ है, इसमें सबको अपनी आहुति देनी है। मेरा सभी बड़े बुजुर्गों से, नौजवानों से, विशेषकर से युवा मतदाताओं से और नव मतदाताओं से जो पहली बार मत का प्रयोग करने वाले हैं, अधिक से अधिक संख्या में अपने अपने बूथों पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और अपनी भारत की नई सरकार गठन में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। पहले मतदान फिर जलपान। नमस्कार। उत्तराखंड और इधर दूसरी जानिब अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम असेंबली के लिए भी वोटिंग का अमल जारी है। अरुणाचल प्रदेश की 60 और सिक्किम की 32 रुकनी असेंबली के लिए भी आज सुबह 7 बजे से वोटिंग का आगाज हुआ। मुकामी लोगों में रायदही को लेकर काफी जोशो खरोश देखा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस सिलसिले में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। बाज़ पोलिंग स्टेशन पर सुबह से तवील कतारें दिखी गई, जबकि नौजवान और खवातीन भी बड़ी तादाद में वोट डालने पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। वाज़ेह है कि दोनों रियासतों में असेंबली के साथ साथ पार्लियामेंट इंतखाबात के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। तो अब हम सीधे रुख करेंगे हमारे साथी मोनिस अनवर की जानिब और जानेंगे कि कुछ नए हालात। बहुत शुक्रिया अनवर। हमारे नुमाइंदे तस्लीम कुरैशी ने देवबंद में कुछ वोटर्स से बात की थी। क्या कुछ वोटर्स का कहना था वोट डालने के लिए वो लाइन में लगे हुए थे, आपको सुनवाते हैं। हो चुकी है। आपको बता दें कि आज हम देवबंद के HEV इंटर कॉलेज में हैं और यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से कतारें लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि वोटर वोट डालने के लिए लाइनों में लग चुका है और हम इनसे भी जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव वोट करने जा रहे हैं इस 2024 के चुनाव के लिए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? खलील अहमद। खलील अहमद, किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं? यही कि काम वाम ठीक ठाक हो सब, और क्या। कोई मुद्दा नहीं? विकास के लिए नहीं। कोई मुद्दा नहीं है। क्या नाम है आपका? फूल मियाँ। फूल मियाँ, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने जा रहे हैं? जी, हम जो वोट करने के लिए आए हैं, ये वोट अपना अधिकार होता है। हर किसी व्यक्ति का अपना वोट अपना अधिकार है। ये है कि पहले भी सरकारें देखी, अब भी सरकारें देख रहे हैं। पहली सरकारों में क्या देखा, अब की में क्या देखा, तो बदलाव नजर आया, तो इसलिए उसी मुद्दे पे वोट गिरने के लिए आए हैं। इंशाअल्लाह देखते हैं मुद्दे कामयाब होंगे। क्या नाम है? सत्यपाल शर्मा। सत्यपाल जी, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने जा रहे हैं? भाई यही देश में शांति सुरक्षा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार, अच्छा शासन चल रहा, उसी के हिसाब से वोट।
अभी एक चंदे का मुद्दा आया, चंदा जो लिया गया, पार्टियों ने चंदा लिया, भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, तो वो भी एक मुद्दा भ्रष्टाचार ये तो को लेके राजनीतिक हैं, ये तो चलते रहे हैं, एक दूसरे पर भ्रष्टाचार ये लगाते अच्छा, रहे, ये कोई मुद्दा नहीं है, चलते रहे। ये कोई मुद्दा नहीं है जो चंदा पार्टियों ने लिया है उसको लेकर जो लोग कह रहे हैं कि ये कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करने के लिए यहाँ लोग आए हैं। कैमरामैन फिरोज अहमद के साथ तस्लीम अहमद, मुंसिफ टीवी, देवबंद। पहले चरण की वोट कहीं ना कहीं इस बार जो नौजवान वोटर्स है उससे ज़्यादातर पार्टियों के नेता जो हैं वो अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो नौजवान जो वोटर्स हैं हिंदुस्तान में वो सबसे ज़्यादा है। दुनिया में भर में अगर सबसे ज़्यादा नौजवान कहीं हैं तो वो हिंदुस्तान में है, और नौजवानों को लेकर कहीं ना कहीं सभी पार्टियां टारगेट कर रही हैं। लेकिन नौजवानों के क्या मुद्दे हैं, नौजवान किस मुद्दों को लेकर वोट डालने वाले हैं, पीलीभीत में हमारे नुमाइंदे शिराज मलिक ने बात की। आपका पहला वोट था, आपने आज वोट डाला है, तो कैसे महसूस कर रहे हैं? और फिलहाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने किन मुद्दों पर वोट किया है? जी देखिए, पहले के मुकाबले ये मेरा फर्स्ट टाइम था। मैं लखनऊ में था, तो मैंने, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरा वोट था, तो मैं इसलिए अपने घर आया वोट देने के लिए। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम वोट था। और इन मुद्दों की बात करें तो विकास ऑब्वियसली बात है, मुद्दा बेरोजगारी जो चल रही है उसके ऊपर मुद्दा रहा, और भी बहुत सारी बातें हैं। जैसे विकास में कहने का मतलब है कि गैस सिलेंडर बहुत महंगा हो गया था, और काफ़ी चीज़ें, बहुत महंगाई एकदम चरम सीमा पे थी। इन चीज़ों के ऊपर भी मेरा मतलब वोट रहा है कि किस चीज़ किसको देना है। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट में नहीं हुई, जो वादे करे गए थे, जैसे कि बेरोजगारी कम कर देंगे और हर साल रोजगार देंगे, 20-20 करोड़ 2-2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, वो भी नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिनसे जो होने चाहिए थे लेकिन हो नहीं पाए, तो वो उसी के ऊपर इस बार मेरा वोट रहा। आप लखनऊ से वोट देने के लिए आए, क्या करते हैं आप? जी मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा। अच्छा, आपको जब घर से निकले थे तो क्या सोचा था कि मैं फर्स्ट टाइम वोट कर रहा हूँ? मैं सही बताऊं तो बहुत एक्साइटेड था। सुबह सुबह मैं तैयार हो गया था, क्योंकि मुझे लगा कि भीड़ होगी, तो फटाफट सुबह सुबह रेडी होके मैं अपना पहला वोट फटाफट डाल के आ जाऊं। तो ये मेरे इंटेंशन था सुबह सुबह। आप कुछ और न्यूज़ का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर इस्तकबाल है। आज वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है, लोग वोट करने के लिए निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके अपने अलग मुद्दे हैं, और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और कई अलग अलग राज्यों की कई सीटों पर हैं। जम्मू कश्मीर में भी एक उधमपुर सीट है, वहाँ पर भी चुनाव हो रहा है। नैनीताल से हमारे साथ अरबाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरबाज का क्या कहना है? अरबाज, लोग जब निकल रहे हैं, क्या उनका वोट के लिए मुद्दे हैं उनके? एक तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, और थोड़ा सा मुझे इस सीट का, और जो हरिद्वार और आसपास की आपके सीटें हैं उत्तराखंड में, उस सीट पर क्या रुझान देखने को मिलेगा, इस थोड़ा सा मुझे बताएं अरबाज। जी, जैसा कि पता है आपको कि उत्तराखंड की आज 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, और सुबह 7 बजे से जो है 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। और लोगों में बहुत उत्साह है मतदान को लेकर, क्योंकि जनता चाहती है परिवर्तन इस बार। क्योंकि अब रामनगर को देखा जाए तो यहाँ के बहुत से मुद्दे हैं जनहित के। आप अस्पताल ले लीजिए, भ्रष्टाचार यहाँ पे बढ़ा हुआ बहुत हो रहा है, नशा बहुत बढ़ रहा है, और कोई भी उस पर मतलब एक्शन नहीं ले पा रहा है। तो इस बार जो है जनता बदलाव चाह रही है। हमने लोगों से पूछा, सबसे बड़ा मुद्दा जो लोग कह रहे हैं बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, भ्रष्टाचार को लेकर चल रहे हैं, और गरीबों पे जो अत्याचार हो रहे हैं उन पे बात कर रहे हैं। हमारे साथ जनता मौजूद है, इनसे जानना चाहेंगे कि क्या नाम हो आपका? दिलखानी। किन किन मुद्दों को लेकर आज मतदान करने वाले हैं आप? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। बात यहाँ पर बेरोजगारी है, मेन चीज बेरोजगारी है। एक आम इंसान जिसकी मंथली या हमको दैनिक इसकी आय जो है 60-5 रुपए की है, और वो उतने में उसको सब लोगों को सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। वो महंगाई बहुत ज्यादा है। जो चीज़ अब 5-7 साल पहले 30,000 रुपये थी, सोने को ले लीजिए, आज से करिए 10 साल पहले आज 74,000 रुपये तो रहा है। खाने की चीज़ें हैं, खाने पर टैक्स लगा दिया गया है, आटे पर टैक्स लगा दिया गया है। इन चीज़ों पर टैक्स नहीं लगना चाहिए था, इन चीज़ों पर टैक्स लगा है। खाने पीने की चीज़ों पर टैक्स लगा है, पहने के ऊपर टैक्स लगा है, यहाँ तक कि लगा लीजिए बेरोजगारी बढ़ने पर है। और शराब जो है वो सस्ती हो चुकी है, नशा सस्ता है, खाने की चीज़ें बहुत ज़्यादा
पे कर दी गई है। शिक्षा का मतलब मान लीजिए 400 रुपये की थी, पहले 40 रुपये की था, 400 रुपये की है, जिसकी फीस पहले 500 रुपये की थी, 2000 रुपये। तो मतलब कुल मिलाकर के बिगाड़ने वाले शासन आसान कर दिया गया है, और जिससे पब्लिक अब, जिससे हमारा आने वाला बच्चा है, पीढ़ी है, वो शिक्षित हो, उसे बहुत महंगा कर दिया गया है, ताकि बच्चे शिक्षित ना हो। शिक्षित होंगे तो सवाल करेंगे, तो सवाल करेंगे तो इनके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। तो इसके अलावा उत्तराखंड के अंदर अतिक्रमण के नाम पर बेघर किया गया है, धार्मिक स्थानों को तोड़ा गया है, तो ये काफी मतलब माइनस पॉइंट रहा है भाजपा के लिए। मिला करके बहुत सारे ऐसे महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है, कोई भी टाइप से हजारों चीजें ऐसी है। तो देखा हमारे साथ जुड़े हुए थे समाज सेवक आदिल खान जी। तो आपको बता दें कि लगातार जैसे आप पौड़ी में देख लीजिएगा, अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ है, उसमें अभी तक कोई मतलब सुनवाई नहीं हो पाई, उसके घर वालों को न्याय नहीं मिल पाया। हमारे साथ मौजूद है आदिल खान जी, दोबारा हमसे बातचीत करने के लिए। क्या आदिल खान जी? देखिए, रामनगर एक इंटरनेशनल लेवल पर टूरिस्ट प्लेस है, और यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर भारत घूमने के लिए आते हैं। और अगर किसी को तेज बुखार हो जाए तो यहाँ पर मान लीजिए होकर के रेफर सेंटर है, यहाँ पर अगर बुखार तेज हो जाए तो रेफर कर दिया जाता है, चोट लग जाए तो रेफर कर दिया जाता है। डॉक्टर नहीं है, अच्छी सुविधाएं मुहैया नहीं है, मशीन आए रखी है, करीब 5-7 साल से कोई सामान नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा पार्किंग की मतलब रोड की अतिक्रमण के लिए उन्होंने रोड क्लियर कराया गया था। 1 साल पहले अतिक्रमण हुआ तो काफी सारे मकान तोड़े गए थे, लेकिन तोड़ने के बाद में आज भी वो ऐसा ही टूटा है, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा लेके चल रही है जनता, वो बेरोजगारी का लेके चल रही है। आपको बता दें कि आज से कुछ सालों पहले एक फैक्ट्री होया करती थी पीरूमदा क्षेत्र में, उसे भी रोजगार का, बहुत से लोगों को उससे रोजगार मुहैया होता था। लेकिन जब से वो फैक्ट्री बंद हुई है, जब से बहुत से घर जो है बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, लोगों के घरों में खाने को नहीं है, डाले पड़ रहे हैं बहुत से लोग। और जनता इस बार जो है बदलाव चाहती है। आप लोगों में उत्साह भी देखा जा रहा है। सुबह 7 बजे से अपना लोगों की इतनी भीड़ लग गई थी मतदान को लेकर, लोगों में बहुत उत्साह देखा गया है। अरबाज एक बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां से पलायन का भी रहा है, क्योंकि लोग अक्सर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल और इधर से कहीं ना कहीं दिल्ली का रुख करते हैं नौकरी के लिए। ये भी एक बड़ा मुद्दा रहा है कि क्यों अभी तक जो है उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है, ये भी एक बड़ा सवाल है कि ये सारी चीज़ें क्यों नहीं हो पाई। और दूसरा, अगर कुछ और भी लोग हैं तो उनसे भी आप बात कीजिए, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। अगर इस तरह के जो वोटर हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, कम से कम उनसे बात कीजिए कि अगर वो पहली बार वोट डालने के लिए निकले हैं, नौजवान हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, नौजवानों के शिक्षा रोजगार को लेकर वो क्या सोचते हैं और किस तरह से वो अपने जो वोट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और ये पलायन के मुद्दे पर भी मैं जानना चाहूंगा। पलायन को देख लीजिए अपना, क्या जब पहाड़ी क्षेत्र में अपना विकास नहीं हो पा रहा है, रोजगार लोगों को नहीं मिल पा रहा है, तो वो यहाँ से जो है शहरी क्षेत्रों में, आप देख लीजिए दिल्ली जा रहे हैं लोग यहाँ से पलायन करके अपना रोजगार के लिए परेशान होके। लेकिन इस बार जो है जनता का पूरा मूड है कि पार्टी जो है इस बार सरकार अपना चेंज करना चाह रही है। तो देखा आपने कि अभी उत्तराखंड में जो है वो पलायन का भी एक बड़ा मुद्दा है। अक्सर उत्तराखंड जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्रों पर क्या होता है कि बहुत सारी फैक्ट्रियां नहीं लग पाती, कुछ रूल्स और गाइडलाइंस की वजह से, तो वहाँ के लोगों को अक्सर पलायन करना पड़ता है। तो उत्तराखंड में अगर वोट की बात करें तो पलायन भी एक मुद्दा है। अरबाज, पलायन को लेकर आप कुछ बता रहे थे, आपकी वीडियो फ्रीज हो गई थी, एक बार दोबारा से बताएं। और अगर कुछ लोग हैं तो उनसे बात करें। अरबाज, हमारे साथ युवा मौजूद है, इनसे जानेंगे किन किन मुद्दों को लेकर आज मतदान करने वाले हैं और रोजगारी का क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा किन किन मुद्दों को लेकर आप आज मतदान करने आए हैं? सर, मुद्दों को लेके क्या मतदान करना है हमको सर, जो है मोदी सरकार जो है हमारी बहुत है। अच्छा, हर सुविधा की सरकार। क्या करते हैं आप? मैं गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाना भी एक बड़ा ये मामला है। वहां से अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों से दिल्ली के लिए गाड़ियां चलाते हैं युवा, तो उनसे भी एक उनकी परेशानियों को जानना जरूरी है कि रोड कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वहां पर। सड़कों का विकास हुआ है इन 10 सालों में? इस 10 सालों में सर बहुत सड़कों का विकास, बहुत जगह पे कितनी फैसिलिटी मिली है आप लोगों को? बहुत ज्यादा। अच्छा, हर चीज में फैसिलिटी। चले हमारे साथ एक अंकल, क्या नाम हो आपका? अंकल, किन किन मुद्दों को लेकर आज आपने मतदान किया है? क्या परिवर्तन चाहते हैं आप उत्तराखंड में? हमारे देश को इस साल के बाद आवाजादी मिली है, ऐसी कभी नहीं देखी हमने। साल से वोट डालते हैं, वोट डालना जब वोट पड़ते थे, अब
कंट्रोल है। मौजूदा सरकार से आप खुश हैं? बिल्कुल। अच्छा, क्या एक बड़ा मुद्दा देख लीजिए कि रोजगार ना मिलने के कारण जो पहाड़ से आप देख लीजिए, पहाड़ों से लोग पलायन कर रहे हैं दिल्ली की ओर अपना रोजगारी के लिए, उस बारे में आपका क्या कहना है? जनसंख्या पे जब तक कंट्रोल नहीं होगा कुछ नहीं होगा। अच्छा, हाँ, तो देखिएगा जनसंख्या है जी। अब सरकार ने जो है शराब सस्ती कर दी है और शिक्षा को महंगा कर दिया, इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? ये गलत जी। अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए उन्होंने शिक्षा को महंगा कर दिया। जी। शराब अरबाज, तो क्या ये बड़ा मुद्दा नहीं है? जी सर। अरबाज, इतने कुछ और लोगों से आप जुड़े, इतने मैं पीलीभीत का रुख कर रहा हूं। उत्तर शिराज मलिक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिराज मलिक, क्या मुद्दे हैं इस बार जो वहां पर है? अक्सर ये सीट जो है कहीं ना कहीं हमेशा बीजेपी के खाते में रही है, क्या इस बार बदलाव देखने को मिल सकता है क्योंकि वरुण गांधी नहीं है? और क्या मुद्दे हैं लोगों के? बता दूं कि यहाँ पर जो मेन मुद्दे हैं वो आपके रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर है जी, जो मेन मुद्दे हैं यहाँ पर जी। और इसी आधार पर यहाँ पर वोटिंग कर रहे हैं, वोट डाल रहे हैं लोग अपने। और यहाँ पर 35 साल से बीजेपी का कब्जा रह चुका है। जैसे वरुण गांधी का यहाँ से टिकट कट गया और बीजेपी के जितिन प्रसाद को यहाँ से पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। मुझे थोड़ा सा पीलीभीत सीट का समीकरण समझाएं शिराज। पीलीभीत जो है उत्तर प्रदेश की एक अहम सीटों में से है, तो वहां पर अभी फिलहाल क्या माहौल है? किन किन के बीच में टक्कर है? बीएसपी के क्या एक वो होने वाली है, क्या रोल होने वाला है इसमें, और बीजेपी का क्या रोल होने वाला है? थोड़ा सा मुझे इस चीज के बारे में समझाएं। जैसे कि बात करी जाए तो मुस्लिम बहुल इलाका है, थोड़ा मुस्लिम वोट को देखा जाए तो काफी है यहाँ पर। और टोटल वोट की बात कर लें तो 18 लाख से प्लस में यहाँ पर वोट है। और 4 विधानसभाएं हैं जिला पीलीभीत की और 1 विधानसभा बरेली की बहरी की है। तो मिला के 5 विधानसभा, इसका टोटल वोट है 18 लाख वोट है अपने सरकार। यानी कि अगर किसी को जीत दर्ज करनी है तो कम से कम 6 से 7 लाख से ज्यादा वोट उसको हासिल करने पड़ेंगे शिराज। जी हाँ, अगर किसी को जीत का हासिल करनी है तो लगभग 7 लाख से ऊपर वोट उसे हासिल करना पड़ेगा। और बात करी जाए बीएसपी के यहाँ से जो अपना प्रत्याशी उतारा है वो यहाँ पर बाबू है और उनका भी अच्छा खासा यहाँ पर रहा है। शिराज, थोड़ा सा समीकरण ये समझाएं कि क्योंकि इस बार जो है पिछली बार हमने देखा था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने अलग अलग उम्मीदवार उतारे थे। इस बार इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का एक उम्मीदवार उतारा गया। इधर वरुण गांधी का टिकट काटना क्या वाकई बीजेपी को भारी पड़ सकता है? ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है? मैं आपको बताऊं, ग्राउंड रिपोर्ट का ये है कि यहाँ पर जब से वरुण गांधी का टिकट कटा तो 35 साल से माँ बेटे का यहाँ पर काफी रहा है लोगों के बीच में और लोग इन्हें पसंद करते हैं। तो इसका इफेक्ट साफ तौर से ग्राउंड पे दिखाई दे रहा है और वरुण गांधी के कई वीडियो वायरल हो रही है यहाँ पर। तो जितिन प्रसाद कितना एक्टिव नजर आ रहे हैं शिराज? मैं बात करी जाए यहाँ पर तो जितिन प्रसाद तो एक्टिव नजर आ रहे हैं यहाँ पर। जैसे प्रधानमंत्री का दौरा हुआ था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के 3 बार दौरा हो चुका है और पड़ोसी राज्य उत्तराखंड से भी पुष्कर सिंह धामी का यहाँ पर दौरा हुआ है और कई कैबिनेट के मंत्री यहाँ पर जमावड़ा लगाए हुए हैं। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ शिराज। मैं एक बार फिर से अरबाज का रुख करूंगा। अरबाज, अगर कोई इस तरह से वोटर्स हैं जो खासकर महिलाएं हैं, उनके क्या मुद्दे होने वाले हैं उत्तराखंड में? अक्सर क्योंकि महिलाओं को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनके क्या मुद्दे हैं, वो क्या सोचती हैं? थोड़ा सा आप उनसे एक बार बात करें। तो यहाँ पे आ रहे हैं वोटरों की जो है लगातार आ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। किन किन मुद्दों को लेकर आप आज वोटिंग करने वाले हैं? कलीम भाई, आप जाएं उनके पास, जाएं कुछ लोगों से बात करें। अरबाज जी, ये थोड़ा हमारे साथ, क्या नाम हो सर आपका? किन किन मुद्दों को लेकर आज मतदान करने वाले हैं आप? हम तो कांग्रेस को वोट देने के लिए आ रहे हैं। नहीं, ये ना पूछे, उनसे मना कर दीजिए कि हम ये नहीं जानना चाहते कि आप किसको वोट देंगे। जानना नहीं चाहते, आप किन मुद्दों को लेकर आज आप मतदान करेंगे? ठीक है साहब, हमें चाहिए विकास जी, विकास चाहते हैं यहाँ, विकास तो। और जो यहाँ पर नफरत नहीं फैले बिल्कुल भी, और सब आपस में भेदभाव के मोहब्बत और भाईचारा बना रहे यहाँ पर, हम ही चाह रहे हैं जी। बहुत से लोग अपना माहौल, साथ में हमारी एक बहन भी मौजूद है, उनसे भी पूछें कि महिलाओं के क्या मुद्दे हैं। महिलाओं के मुद्दे थोड़ा अपना वो
हट रही है, तो दूसरी ओर कोई आएगा, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा अभी। जी लगातार जो है लोगों में उत्साह बढ़ता चला जा रहा है, भीड़ भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। अब क्या आप जो बता है सकते हैं अरबाज कितने % अभी तक वोटिंग हो पाई है वहां पर? जी, अभी तक देखा जा रहा है कि मात्र 25% वोटिंग हो चुकी है और लगातार भीड़ जो है बढ़ती चली जा रही है। आगे भी लोग उत्साह है बहुत चीजों को लेकर। अब देखा जा रहा है जनता लगातार बढ़ती आती चली जा रही है अपना मतदान करने के लिए, जो अपना अधिकार है, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है लोकसभा चुनाव। और उत्तराखंड की 5 सीटों पर आज लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। और थोड़ा जानना चाहेंगे भाई, क्या नाम हो आपका? हमारे साथ युवा मौजूद है, इनसे जानेंगे कि किन किन मुद्दों को लेकर आज मतदान करेंगे। जी, बेरोजगारी जी, और भ्रष्टाचार को जी। हमारे साथ बुजुर्ग भी मौजूद है, थोड़ा इधर आ जाए। क्या नाम हुआ आपका? हसीब अहमद। किन किन मुद्दों को लेकर आज मतदान करने वाले हैं आप? जी, किन किन मुद्दों को लेकर मतदान करने वाले हैं आप? उनसे पूछें अरबाज के जो रेलवे में बुजुर्ग को कोटा मिलता था वो कोटा खत्म कर दिया गया, तो क्या वो भी एक मुद्दा है? बुजुर्गों को रेलवे में अपना कोटा मिलता था, वो कोटा खत्म कर दिया गया है, इससे आप कितना मतलब सहमत हैं? ठीक है जी, बुजुर्गों का कोटा इस वक्त थोड़ा मैं आवाज नहीं जा पा रही है, थोड़ा दूसरे बुजुर्ग भी आ चुके हैं। चले अब आप मतदान करने जाइए, आइए थोड़ा। क्या नाम हो सर आपका? जी, किन किन मुद्दों को लेकर आज मतदान करने वाले हैं आप? पंजाब नहीं, ये नहीं, मुद्दा बताइएगा, किन मुद्दों को लेकर आज क्या परिवर्तन चाहते हैं, क्या है आपके मन? जी, ऐसा ही चाहते हैं। अरबाज, मैं जानना चाहूंगा कि सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? अक्सर बोगस वोटिंग को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं, बोगस वोटिंग होती है, क्या इस तरह के कोई अभी तक शिकायत आई है? सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है? सुरक्षा को लेकर बहुत अपना सतर्क है, अपना सुरक्षा हर जगह चारों तरफ लगाई गई है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी घटना घटित ना हो सके। चारों तरफ पुलिस प्रशासन और CRPF के जवान अपना मौजूद है हर तरफ। पूरी सब पे नजर जो है रखी जा रही है, और गेट पे भी जो है जवान हमारे मौजूद है बूथ स्तर के, और लगातार वो चेकिंग कर रहे हैं, लोगों को चेकिंग करके अंदर भेज रहे हैं। आप देख, जैसे कि मेरे पीछे देख ही सकते हैं, और लोग आ रहे हैं। और जो मोबाइल फोन्स वगैरह है वो यहाँ पे जो है अलाउड नहीं है लाना, और लगातार जो है सुरक्षा को लेके बहुत सतर्क है प्रशासन यहाँ का। अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि उनका वोट आया है, उनके पास में ID कार्ड भी है, लेकिन वोट डालने नहीं दिया जा रहा। क्या इस तरह की कोई शिकायत मिल रही है? जी, ऐसी शिकायतें बहुत आई है। लगभग कल से ही अपना हमारे पास हमें सुनने में आ गई थी कि कई लोगों के जो है वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं आया है। अब वो आज कुछ महिलाएं हैं आपके पीछे, अगर आप उनसे बात कर सकें। एक मिनट आंटी, थोड़ा इधर आ जाए, कोई नहीं, लाइव कर लो थोड़ा। क्या नाम हो आपका? राधा जी, किन किन मुद्दों को लेकर आज आप मतदान करने वाली हैं? आ जाए थोड़ा जी। सर बस हम तो यही चाहते हैं सब कुछ हम लोगों के लिए भी ठीक हो, गरीब आदमियों के लिए। अच्छा, क्या लगता है कि मौजूदा सरकार में गरीबों का भला नहीं हुआ? हो रहा है कि नहीं हो रहा सर? बस आगे को भी अच्छा ही हो, बस यही चाहते हैं। और महिलाओं के क्या मुद्दे हैं? गैस सिलेंडर महंगा हुआ है। गैस सिलेंडर महंगा हुआ है, जैसे कि अपना सामान जो पहले 400 रुपए में मिल जाता था, 1100-1200 रुपए में मिल रहा है, वो महंगा हो चुका है। पहले सिलेंडर को ले लीजिए 400 रुपए का मिलता था, अब 1100 रुपए का मिल रहा है। किस नजरिए से देखते हैं आप चीज को? मतलब कुछ चीजें सही भी हैं, कुछ महंगी भी हैं। जैसे कि कुछ चीजें आप, क्योंकि किचन आप संभालती हैं, किचन की तो आप थोड़ा सा बताएं। जी, क्योंकि आप किचन संभालती है, आपके ऊपर भार रहता है पूरे घर का, तो किस तरीके की मतलब क्या मौजूदा सरकार में कोई मुश्किलात आपके सामने आई है फिर? या जो भी सरकार बनेगी उससे आपकी क्या उम्मीदें हैं? अच्छा, आने वाली सरकार जो बनेगी उससे क्या उम्मीद है आपकी? क्या मतलब परिवर्तन होना चाहिए? चाहेंगे सर कि गरीब आदमी के लिए अच्छा हो सब कुछ। अच्छा, गरीब सुविधा। आंटी आप आइए, हमारे साथ एक आंटी और मौजूद है। क्या नाम है? तेज बोलिए। हंसा देवी जी, क्या क्या मुद्दे हैं आपके सरकार को लेकर? क्या परिवर्तन होना चाहिए, और जो सरकार बनेगी उनसे क्या? जी, महंगाई हो रही है, कम होनी चाहिए। महंगाई को लेकर कम होनी चाहिए, अच्छा कम होनी चाहिए। आप गैस भी इतनी महंगी हो रही है जी, ये भी कम होनी चाहिए। जी सुविधा मिलनी चाहिए जी। स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है? अक्सर महिलाएं जब हॉस्पिटल में जाती हैं तो उन्हें किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं, ये भी उनसे सवाल करें। जी, थोड़ा हम जानना चाहेंगे। एक मिनट आंटी, थोड़ा ये बता दीजिए कि जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कैसी स्थिति है? आप क्योंकि महिलाएं अपना जाती हैं
स्वास्थ्य में, तो उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कैसी सुविधाएं हैं जी? सुविधाएं तो अभी मतलब थोड़ी रामनगर के अस्पताल को देखा जाए जैसे कि भीड़ भाड़ रहती है ना बहुत। जी। हाँ तो थोड़ी दिक्कत आती है। अच्छा, अक्सर देखा जाता है कि जब से पीपीपी मोड पर दिया है अपना, लोगों को और ज्यादा समस्या जो है सामना करना पड़ रहा है। हाँ ये बात मतलब करना पड़ता है। अच्छा, सामना करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो देखिएगा थोड़ा अपना घबराहट हो रही है, ढंग से अपना खुल के बता नहीं पा रही है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, जब से रामनगर का सरकारी अस्पताल पीपीपी मोड पर गया है, जब से ही यहाँ के हाल जो बदहाल हो चुके हैं। सरकारी अस्पताल जो है एक रेफर सेंटर बनकर रह चुका है और लोगों को बहुत समस्याओं का जो है सामना करना पड़ता है और हल्के हल्के केसेस भी, एक पट्टी के केसेस भी जो है यहाँ से रेफर कर दिए जाते हैं। लेकिन अभी तक कोई शासन ने जो है कोई भी इस चीज पर एक्शन नहीं लिया है। बहुत शुक्रिया अरबाज हमारे से बात करने के लिए। एक बार फिर से मैं शिराज मलिक का रुख कर लूंगा, उनसे एक दो सवाल लूंगा, फिर उसके बाद में हम कुछ और चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे। शिराज, मुझे बताएं कि अगर हम उत्तर प्रदेश के ये जो सीटें मानते हैं, जो इस बार उत्तर प्रदेश की अभी जो फर्स्ट फेज में सीटें हो रही हैं, ज़्यादातर पे कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी है और जो इंडिया गठबंधन है उसका कब्जा रहा था। कुछ सीटें बीजेपी ने जीती थी। क्या लगता है कि इस बार अगर ओवरऑल हम जो बात करें 80 पार का नारा दिया है अगर बात करें तो बीजेपी ने, जबकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि 80 हराओ का नारा समाजवादी पार्टी ने दिया है। ग्राउंड पे लोगों का क्या मानना है इसको लेकर? मैं बात कर दूं, अगर आप बात करना चाहें, कुछ लोगों से आपके साथ हैं तो उनसे बात भी कर सकते हैं। शिराज, लड़ाई है, देखा जाए कोई कुछ जगहें ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है, तो मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो वोट डाल के आए हैं, उनसे उनसे बात करें। ये ना पूछें कि आपने किसको वोट दिया है, पूछें कि मुद्दे क्या हैं आपके, किस मुद्दों पे वोट दिया है। बिल्कुल, मेरे साथ लोग मौजूद हैं जी, बात करें। शिराज, बेरोजगारी के मुद्दे, क्या मुद्दे थे आपके जो वोट डालने गए थे आप? बेरोजगारी सबसे बड़ा है। क्या क्या था? बेरोजगारी। और क्या सोचा था आपने जब वोट डालने निकले थे कि सरकार हो रही है। और कुछ लोग हैं हमारे साथ, किन मुद्दों पर आपने वोट दिया है? ये सर ने जो कहा, बेरोजगारी सबसे बड़ा मेन मुद्दा है। अगर जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं, लड़के हैं, ये सब बेरोजगारी से जुड़ते हैं। अभी चाहते हैं रोजगार मिले, नौकरियां मिले, ये सही व्यवस्था करें। ऐसा मोनिस, लोगों की मेन डिमांड जो है वो है रोजगार को लेकर। बेरोजगार है, इससे काफी दिक्कतें हो रही हैं लोगों को, तो चाहते हैं कि ऐसी सरकार बने जो युवाओं को रोजगार दे, शिक्षा दे, स्वास्थ्य दे। इसी आधार पर ही वोटिंग कर रहे हैं लोग। बहुत शुक्रिया शिराज मलिक हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं रुक करूंगा इस बार मुरादाबाद से शाहरुख हुसैन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहरुख, आप सुबह से ही ग्राउंड पर हैं, किस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं? लोग किस मुद्दे को लेकर वोट डाल रहे हैं? कुछ बीजेपी के बड़े लीडर्स ने भी वोट की अपील की, कांग्रेस के भी लीडर्स ने वोट की अपील करी। क्या माहौल देखने को मिल रहा है शाहरुख मुरादाबाद में? देखिए, आपको बता दूं, लोकसभा का मतदान आज सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है और लोगों में मतदान देखने उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर पुलिस में जो यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मतदान किया है और कहा कि अब बार भाजपा 400 बार नारा दिया। शाहरुख, अगर हम बात करें तो क्या सीटों का इस मुरादाबाद सीट का समीकरण समझाएं, क्योंकि डॉक्टर एसटी हसन का समाजवादी पार्टी ने टिकट काटा, रुचि वीरा को उन्होंने उम्मीदवार बनाया। इधर जो बीजेपी के उम्मीदवार थे वो काफी वक्त बीमार रहे, वो सही से जो है अपना प्रचार भी नहीं कर पाए, उनके बिहाफ पे और नेताओं ने प्रचार किया। क्या देखने को मिल रहा है ग्राउंड रिपोर्ट? देखिए, जिस तरीके से सपा ने मुरादाबाद से डॉक्टर एसटी हसन घोषित किया था, हालांकि उसके बाद उनका टिकट काटकर रुचि वीरा को दे दिया था, तो उसके बाद सपा दो फाड़ नजर आ रहे थे, मगर उसके बाद अब सपा में जो है आपसी कॉलेज थी वो खुलकर सामने आई थी, मगर अब जो सपा का बाजी थी मोटी नजर आ रही है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने यहाँ पर जनसभा की, उसके बाद जो कहा कि एसटी हसन हमारे साथ हैं और अगर इस तरीके से रुचि वीरा को कामयाबी मिलती है तो आने वाले समय में एसटी हसन कहीं ना कहीं से टिकट लेकर प्रत्याशी बनाया जाएगा। हालांकि अगर आप बात करें, मतदान किया जा रहा है और लोगों में उत्साह को मिल रहा है। मुरादाबाद में 4 विधानसभाओं में 16 जोन में बांटा गया है, जिसमें 16 अधिकारी तैनात किए गए हैं और इसके साथ ही जो पोलिंग बूथ हैं 1728 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इसके साथ 225 पोलिंग बूथ गंभीर पाए गए हैं, जिस पर
सीएमएफ की तैनाती की गई है। इसके साथ ही जो 929 पोलिंग बूथ हैं उसकी वेबकास्टिंग कराई जा रही है और जो पोलिंग बूथ हैं उस पर अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वोट डालकर अपने घर चले जाएं, सड़क पर भीड़ न लगाएं। इसके साथ ही लोगों को उसको देखने को मिल रहा है। और बात करें अगर बीजेपी की जो प्रत्याशी सर्वजित कुंवर सिंह की, तो वो लगातार जिस तरीके से उन्हें टिकट मिला वो जनसभा में भी नहीं देखने को मिला। हालांकि अमित शाह आए थे तो उनकी जनसभा थी और जिसके बाद वो लगातार जो है जनता के बीच नहीं जा पाए और अस्पताल में रहे। अब जिस तरीके से जो बड़े नेता हैं उन्होंने इसकी जनसभा हो या प्रचार हो उसकी भागदौड़ संभाल रखी थी, केशव प्रसाद मौर्य हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, इस तरीके से जो बड़े नेता थे उसको जुड़े रहे हैं। अब देखना होगा कि जनता किसी को विजयी बनाती है तो आने वाली 4 दिन को ही पता चलेगा। शाहरुख, मैं थोड़ा सा आपसे रामपुर सीट का भी जानना चाहूंगा, क्योंकि रामपुर सीट पे इस बार आजम खान नहीं है और वो बिल्कुल मुरादाबाद से लगती हुई सीट है, तो क्या रामपुर में इस बार किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, बात करें रामपुर के जो सपा के प्रत्याशी हैं वो मुहिबुल्लाह हैं, इसके साथ ही बीजेपी के हैं वो लोधी हैं, तो दोनों में साफ तौर पर टक्कर देखने को मिल रही है और वहाँ भी मतदान हो रहा है और शांतिपूर्ण तरीके से लोग मतदान कर रहे हैं। और इसके साथ ही वहाँ पर देखा जाए तो भाजपा की और सपा की टक्कर आमने सामने की देखने को मिल रही है और सुबह से ही जनता वोटिंग कर रही है। अब जो प्रत्याशी है उनकी जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी और 4 जून को इसका फैसला आना होगा। और जनता से हमने बात की, जनता करी इस बार हम कहा शिक्षा, रोजगार, इसकी जो प्रत्याशी बात कर रहे हैं उसी को लेकर वोट दे रहे हैं और इस बार भारी प्रताप जनता चाहती है। बहुत शुक्रिया शाहरुख। जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, मैं उनके आपको बाइट सुनाना चाहूँगा। वो उन्होंने कुछ इल्ज़ाम लगाए हैं ईवीएम को लेकर और वोट नहीं डालने को लेकर कुछ इल्ज़ाम लगाए हैं। नगीना सीट से इस बार आज़ाद समाज पार्टी से वो उम्मीदवार हैं। क्या कह रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद, आपको सुनवाते हैं। 10 से ज्यादा मशीनों खराब होने की सूचना अभी है और बड़े ताज्जुब की बात है कि हम ये प्रोसीजर ईवीएम का इसलिए लेके आए हैं कि जल्दी वोट कंडक्ट हो जाए, लेकिन इतना समय लग रहा है और कैमरे जो है वो प्रॉपर नहीं है। कैमरों का रुख पता नहीं कुछ अजीब सी तरह के डायरेक्शन में किया गया, ऐसा लग रहा है जैसे लापरवाही बरती गई है। अभी मेरे पास जो रिपोर्ट है उनके अनुसार जहां से ओम कुमार प्रत्याशी हैं भाजपा के, उनके खुद के गांव की मशीन मेसरी जट 206 नंबर नगीना वो अभी तक चालू नहीं हुई है। बूथ 123 मोहल्ला अफगानान शेरकोट की मशीन चालू, अभी बहुत बड़ी मुश्किल कराई, घंटे में 8 बज गए, 8:15। बूथ संख्या 24 नजरपुर बिलोच नूरपुर, वहां की मशीन नहीं चल रही है। और एक शिकायतें मिली है सहानपुर, जो कि शुरू के दिन से कहा जा रहा है कि वो पूरा चंद्रशेखर के साथ खड़ा है, वहां आधार कार्ड के बावजूद भी वोट नहीं डालने दे रहे अधिकारी। ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस तरह की जो सरकारी दबाव में, सरकार के दबाव पुलिस अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, ये गलत है। अगर सरकार इस तरह की रवैया अपनाएगी, दबाव बनाएगी, तो फिर इसके लिए हम कुछ दोपहर बाद हम इसके बारे में सोचेंगे। चंद्रशेखर आजाद अभी और भी बूथ पर पहुंचे, मैं सभी बूथों पे जाऊंगा, जहां ईवीएम में गड़बड़ी होगी वहां भी जाऊंगा और जहां इस तरह से कोई गुंडागर्दी होगी वहां भी जाऊंगा। जहां जिस तरह से दबाव बनाने का काम यहाँ के लोकल नेताओं द्वारा भाजपा किया जा रहा है, उन सभी बूथों पे जाऊंगा और मैं चाहता हूँ मीडिया भी जाकर दिखाए किस तरह गुंडागर्दी। उत्तर प्रदेश से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने भी वोट डाला है और वोट डालने के बाद भी उन्होंने जनता से अपील की है कि इस बार जो है अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। सरकार पार्टी की माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। पुरानी सरकारें जो विकास की योजनाएं थी, डेवलपमेंट की योजनाएं थी, लाभार्थी परक योजनाएं थी, उनमें किस प्रकार से वोट बैंक के रूप में भेदभाव करती थी। हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने बगैर किसी भेदभाव के 140 करोड़ लोगों के जीवन स्तर को बेहतर करने का काम माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किया है। हमारे लिए गर्व की बात है कि गरीबी हटाओ का नारा देकर देने वाले लोग खुद समाप्त हो गए, लेकिन देश से गरीबी समाप्त नहीं कर पाए। हमारी सरकार ने 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से नीचे निकालने का काम किया है। हमारी सरकार गरीबों के लिए समर्पित है, हमारी सरकार समाज के कमजोर वर्गों के लिए समर्पित है, हमारी सरकार महिलाओं, युवाओं, किसानों, नौजवानों के लिए निश्चित रूप से हमें सबका सहयोग
तो आज मुल्क भर में जमहूरियत का त्यौहार है और 21 रियासतों के 102 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के लिए वोटिंग का अमल जारी है। आज तमाम बड़े लीडरान की किस्मत का फैसला ईवीएम में महफूज हो जाएगा और अब देखने वाली बात यह होगी कि जीत का सेहरा किसके सर पर जचता है। इसी के साथ हमारे तमाम खबरों का यहीं पर अहाता होता है। तमाम नए बुलेटिन्स और नई अपडेट्स के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।